हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके एपिसोड नंबर 86 में। तो यस, अब हम जानने की कोशिश करेंगे एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल के बारे में। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यही सारे कंट्रोल्स का बाप है। वो कैसे? फॉर्म कंट्रोल में जितने भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स यूज होते हैं वो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज और मेथड्स वो डिराइव्ड होते हैं पेरेंट कंट्रोल से, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल, चाहे वो फॉर्म ग्रुप हो, फॉर्म एरे हो या फॉर्म कंट्रोल हो। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं इस जगह पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इतने सारे चीज हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है, तो उस पर आगे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ फेमिलियर चीज दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट साइड में देखिए क्या, वैलिड, इनवैलिड, पेंडिंग, डिसेबल्ड, इनेबल्ड, एरर्स, प्रिस्टीन, डर्टी, टस्ड, अनटस्ड, ये वैल्यू चेंजेस, स्टेट चेंजेस, ये सारा चीज हमने एक्चुअली में पिछले एपिसोड में जाने, अपडेट ऑन तक भी। तो मुझे लगता है दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, तो वीडियो फालतू में लंबा होगा और रिपीटेशन ऑफ नॉलेज होगा। तो प्लीज पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, ओके? क्योंकि आज जो इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे वो एक्चुअली में मेथड्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वो मेथड्स क्या, जैसे सेट वैलिडेटर्स, सेट एसिंक वैलिडेटर्स, ऐड वैलिडेटर्स। तो ये राइट साइड वाला जो है ये, यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये भी है। लेकिन जब ये पूरा चीज जान लेंगे तो आप जो राइट साइड में फोटो देख रहे हैं, तो आप फॉर्म को लेकर के फुल कॉन्फिडेंट होंगे कि आप कोई भी फॉर्म हो, हम किसी तरह से भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं पिछले स्लाइड पे जाऊं तो आपको एक चीज क्या दिखेगा, मार्क एज टस्ट 2 बार है। एक्चुअली इसके लास्ट का जो ऑप्शन है मैं इसमें ऐड नहीं कर सका स्क्रीनशॉट को लेकर के, तो उसमें है सोर्स कंट्रोल। तो ये जो डबल डबल आ रहा है, तो ध्यान रखिए कि इसमें लास्ट में एक इस ऑब्जेक्ट में ऑप्शंस में लास्ट में एक सोर्स कंट्रोल एडेड है, वो भी मैं बताऊंगा क्या। लेकिन आप ये कहोगे कि इतना सारा याद कैसे रखेंगे यार, इतने सारी चीज हैं, इधर भी है इधर भी है। तो होल्ड ऑन, तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा जिसमें कि आपको समझने क्या, बस एक बार में समझ जाएंगे। जैसे सबसे पहले वैलिडेटर्स मतलब सिंक और असिंक याद रखिएगा, पहला चीज। ठीक है, अगर मैं मार्क को छोड़ दूं, मार्केज लिखा हुआ है, उसको छोड़ करके इसके ऊपर वाला देखूं तो सिंक असिंक को याद रखिएगा। जैसे सेट वैलिडेटर्स क्या है, सिंक के लिए है, तो उसमें सिंक वर्ड नहीं है, तो सेट वैलिडेटर्स। तो ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश पे जाइएगा। ये कहा क्या रहा है, सेट वैलिडेटर्स मतलब कोई इनपुट फील्ड है, फॉर्म कंट्रोल है, उसमें वैलिडेटर्स को ऐड करो। वैलिडेटर्स वही जो रिक्वायर्ड, मिन, मैक्स, कस्टम वैलिडेटर, यही ऐड करना होता है। सेट असिंक वैलिडेटर्स तो नया सारे वैलिडेटर्स को हटा करके नया चीज ऐड करो। तो सेट असिंक वैलिडेटर्स, जैसे सिंक वैसे असिंक। ऐड वैलिडेटर्स क्या है, आप नया वैलिडेटर ऐड करो एग्जिस्टिंग में, अगर पुराना पहले पढ़ा हो उसमें ऐड ऑन कर दो। उसी तरह ऐड वैलिडेटर सिंक के लिए था, तो ऐड असिंक वैलिडेटर्स को आप असिंक के लिए, असिंक वाला जितने भी है ना उसमें असिंक वर्ड ऐड कर दिया गया है। अब जब ऐड कर दिए तो रिमूव भी तो करना पड़ेगा ना, एक सिंगल भी रिमूव करेंगे, पूरा क्लियर भी करेंगे, तो वही देखिए, रिमूव वैलिडेटर्स, रिमूव असिंक वैलिडेटर्स, क्लियर वैलिडेटर्स, क्लियर असिंक वैलिडेटर्स। अब ये दोनों आपने कर लिया। नेक्स्ट है हैज़ वैलिडेटर, उसमें वैलिडेटर है तो सिंक वाला दिखा देगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा, उसके बाद असिंक कर लो, वही तो ऊपर वाला तो क्लियर हो गया। ऐसे ही एक को करेंगे तो आप सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मार्किंग में अगर जाते हैं तो वही बात है, देखिए लेफ्ट साइड में आपका क्या है, टस्ड, अनटस्ड, प्रिस्टीन, ये सब है। तो ये सारे चीज हम लोग HTML में भी यूज किए। ठीक है, तो ये स्टेटस जानने के लिए है, जो डॉट करके हम प्रॉपर्टी में यूज करते हैं, तो स्टेटस जानने के लिए कि इनवैलिड कैसा है, पेंडिंग, ये सब। लेकिन किसी चीज को जबरदस्ती हम अगर बताते हैं कि नहीं ये मार्किंग करो, ये टस्ड हुआ है, तो उसके लिए मार्क है, मार्क टस्ड, तो नीचे फिर एक मार्क टस्ड है, एक में नीचे वाले में सोर्स कंट्रोल है। तो वो क्यों दिया जाता है, जनरली हम लोग सोर्स कंट्रोल बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूज करते हैं तो वहाँ काम आता है। ठीक है, वो हम आगे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मार्क ऑल एज टस्ड, तो टस्ड का बस एक एक्स्ट्रा है, मार्क ऑल एज टस्ड। नीचे देखेंगे मार्क अनटस्ड, मार्क एज अनटस्ड, वही सोर्स कंट्रोल। डर्टी तो टस्ड अनटस्ड डर्टी हो गया। फिर नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ देखिए प्रिस्टीन, पेंडिंग, तो ये सारा मार्किंग का है, उसमें सोर्स कंट्रोल है, और वो एक में प्रॉपर्टी में वैल्यू गेट करते हैं, इसमें हम फॉर्म को वैसा बनाते हैं। नेक्स्ट वही डिसेबल इनेबल, इसमें वही सोर्स कंट्रोल है, देखिए SOUR लिखा हुआ है, सोर्स कंट्रोल के लिए इनेबल है, तो इनेबल तो सोर्स कंट्रोल का मतलब ही नहीं बनता, उस जगह पे सीधा इनेबल कर दो। सेट पेरेंट,
तो पेरेंट के ये थोड़ा सा चीज़ें हैं। सेट वैल्यू, आपने सेट वैल्यू, पैच वैल्यू, रीसेट वैल्यू, सेट वैल्यू वैल्यू ऐड करने के लिए, पैच वैल्यू वैल्यू को कहीं से डेटाबेस से आया तो उसको अपडेट करने के लिए, और रीसेट क्लियर करने के लिए। तो ये सारा जो है, यहाँ से थोड़ा सा आपको गेट रॉ वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू, वैल्यू वैल्यू एंड वैलिडिटी, सेट एरर्स, फिर वही गेट है सोर्स कंट्रोल के साथ, आगे एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल में पाथ डालते हैं। तो चलिए हम कोड में चलते हैं, वहाँ देखते हैं। इतना सारा बोलने का, मैं तो सिर्फ ये थोड़ा थ्योरी इसलिए बता दिया क्योंकि ज़्यादा तक इसमें थ्योरी ही ज़्यादा काम आता है। प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगा तो वैसे समझ में हो सकता ना आ रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सारा चीज़ कोड में कैसे करते हैं। चलिए कोड में चलते हैं। ओके, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे सारे मेथड्स को, राइट। तो आपको यहाँ पे कोड में कुछ चेंजेस दिखाई देगा। अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिएगा। मैंने बस फॉर्म को जो नीचे डिस्प्ले हो रहा था मैंने ऊपर रखा है। एक फॉर्म एरे लिया है, हालांकि एरे को लेकर के मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बट थोड़ा बहुत आपको मैं दे दूंगा ओवरव्यू, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और देखिए इसके अंदर में ग्रुप के बारे में मैंने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में भी बताया था कि ग्रुप के अंदर ग्रुप, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है हमारा। इसके बाद फर्स्ट नेम ये डिसेबल्ड है, और यहाँ पे मैंने शो किया रिक्वायर्ड ऐड वैलिडेटर्स, और यहाँ देखेंगे वो सारे मेथड जिसको कि हमें टेस्ट करना है यहाँ पर। ओके, और उसके स्टेट हैं ऑब्जर्वेबल मेथड्स जो भी हम मान के चले इस जगह पे है। ओके, तो इसमें हम सबको क्लिक करके चेक करेंगे कि क्या एक्चुअली आउटपुट होता है। यहाँ वैलिडेटर्स ऐड भी कर रहे हैं, और एड्रेस को भी ऐड करें, जैसे कि एड्रेस में भी कुछ नहीं है, ऐड एड्रेस करूँगा तो देखिएगा एड्रेस यहाँ पर ऐड हो जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसको कैसे हम काम करते हैं। ओके, ठीक है। तो वही बाकी सबको कमेंट कर दिया, 2-4 मैंने इसको आई थिंक HTML देख लें तो मतलब आउटपुट अगर देख ले तो HTML देखने की कोई ऐसा ज़रूरत खास है नहीं, सब चीज़ सेम है जो आप पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतना तो तेज़ है ही आप। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ TS फाइल में, जो कि मेन आपको मुझे यहाँ दिखाना है। ये सब छोड़िए, ये सब तो पहले का है। हाँ, ये देखिए फर्स्ट नेम है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा है। ओके, आप ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं विदाउट वैलिडेटर्स, विदाउट वैल्यू। ओके, पहले ब्रैकेट में होता था क्या है, बट सिंगल वैल्यू है तो इसलिए हम स्ट्रिंग में दे दिए। ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जैसा डिसेबल बोला था, रिक्वायर्ड भी डाल दिया इस जगह पर, यूज़र नेम, यहाँ पे वैलिडेटर्स पहले से, ये सब तो मैंने पहले ही बताया था, बस ये मैंने एक्स्ट्रा डाला है, कुछ वैलिडेटर्स हैं पड़े हुए, और यहाँ पर ईमेल वैलिडेटर्स नेम मैंने डाला है, और ये एरे डाला था। अब ng ऑन इनिट पे मैंने क्या किया, इसे मैंने कमेंट आउट कर दिया क्योंकि बार बार रिजल्ट आएगा, तो ऐसा कुछ ठीक है, एक बार मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। और ng ऑन इनिट पे मैंने अपडेट फॉर्म कंट्रोल कॉल कर दिया है। ये अपडेट फॉर्म कंट्रोल क्या है, ये देखिए, ये है मेथड जिसके अंदर फंक्शन जिसके अंदर सारा मेथड्स हैं उस जगह पर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल के। और ये तो हमारा ऐड वैलिडेटर्स है, बटन पे क्लिक करने के बाद रिक्वायर्ड जो मैंने डाला था फर्स्ट नेम पे, और दूसरा हमारा ऐड एड्रेस है, दैट्स इट, जिसमें कि हम फॉर्म एरे में डाल रहे हैं। और इसमें कुछ नहीं, मैं एक एक को इनेबल करता जाऊंगा और आगे आपको बताता जाऊंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर देखेंगे तो ऐड एड्रेस है, फॉर्म एरे है, राइट। फॉर्म ग्रुप यहाँ से पुश हो रहा है फॉर्म एरे में, एड्रेस क्या है, फॉर्म एरे है, राइट, जो कि ये है, दिस इज फॉर्म एरे। तो यहाँ पे जो गेट मैंने डाला है, इसका जो गेटर बनाया है, उसमें एज फॉर्म एरे डिफाइन किया है। बाकी समय देखेंगे तो डॉट गेट करके यूज़र नेम डाला, बट वो एरे था तो हमें एरे वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो टाइप कास्ट का इशू देगा। ओके, चलिए, तो मैं इसको कर देता हूँ सेव, और आते हैं हम अपने कोड पे। अब मेन हम अगर पहला देखें, जब बटन पे क्लिक करते हैं तो इस बटन पे मैंने, इन सारे बटन पे एक ही फंक्शन कॉल है, कौन सा, अपडेट फॉर्म वाला। अगर एक बटन पे जाकर देखेंगे तो उस पर हमारा सारा एक ही फंक्शन कॉल्ड है। अरे यार, कहाँ पीछे आ गया, मैं इसको ऊपर लेके जाना था। हाँ, ये देख रहे हैं, सब अपडेट फॉर्म कंट्रोल है, सब बटन पे क्लिक, जो ng यूनिट पे कॉल हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर है यस सेट वैल्यू, राइट। तो सेट वैल्यू पे हम जाते हैं, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। सेट वैल्यू क्या करता है, आपके जो फॉर्म कंट्रोल हैं उसके अंदर में वैल्यू डालता है। जैसे
अब यूज़र नेम में था न्यू ईमेल, फर्स्ट नेम में भी कुछ नहीं है, चलिए मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम डॉट सेट वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट नेम में देखेंगे आपको यहाँ पर ब्लैंक है, इसमें हम डेटा डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, सेव कर दिया हमने। अब हम आते हैं कोड पे। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे क्या है, ऑटोमेटिकली देखिए आ गया ना, क्यों? क्योंकि मैंने बटन की कॉल किए बगैर आ गया उस जगह पर। रीज़न बिन कि क्योंकि मैं अपडेट फॉर्म कंट्रोल ये जो है कॉल कर चुका था NG ऑन इट पे। चलिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ठीक है, बटन पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें हमारा फर्स्ट नेम में कुछ भी नहीं है, ठीक है, गायब हो गया। ओके, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। अब मैं करता हूँ सेट वैल्यू। जैसे सेट वैल्यू करेंगे, देखिए ये हमारा डेटा इसके अंदर में आ भी गया और ये हमारा यहाँ पर भी फॉर्म में भी अपलोड ऐड हो चुका है, नॉट अपलोड, ऐड हो चुका है। फॉर्म स्टेटस अभी भी इनवैलिड है क्योंकि बाकी सब में वैलिडेटर्स रिक्वायर्ड वगैरह लगा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं क्या है, सेट वैल्यू के बाद पैच वैल्यू। सेट वैल्यू और पैच वैल्यू में क्या अंतर है, चलिए अब देखते हैं। तो पैच वैल्यू के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, सेट वैल्यू को अभी मैं पैच वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। ओके, मैं ऐसे कर दिया पैच वैल्यू, तो यूज़र नेम ना लग के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। तो अगर मैं इस केस में जाऊँ तो आपको लगेगा कि दोनों चीज़ सेम है। जैसे कि सेट वैल्यू करता हूँ, ठीक है, यूज़र नेम आ गया, ये देखिए राकेश आ गया फर्स्ट नेम में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये सेट वैल्यू का नहीं है, ये पैच वैल्यू का, क्योंकि सेट वैल्यू डाला डेटा फिर उसके बाद अपडेट कर दिया उसने, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको, ये तो पहले वाला सीन था जो सेट वैल्यू में आता था। पैच वैल्यू में राकेश आउटपुट आया, तो ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब कहेंगे कि भाई ऐसा है कि सेट वैल्यू में भी ये डाले हो, अपडेट वैल्यू अपडेट हो रहा है और इसमें हमारा इस पैच वैल्यू में वैल्यू अपडेट है, तो डिफरेंस क्या है? मेन तो ये डिफरेंस बताओ, तो वो क्या है, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। इसको इनेबल करने के बाद मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। ये क्या है, पैच वैल्यू फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पैच कर रहा हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ओके, मैं करता हूँ सेव। अब राइट साइड में देखिएगा, ठीक है, ये अपलोड हो गया। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने दोनों हटा दिया है। अब मैं यहाँ आता हूँ, करता हूँ पैच वैल्यू। जब पैच वैल्यू करता हूँ तो क्या आपको दिखा, आपको ये दिखा होगा कि फर्स्ट नेम में राकेश आ गया, लास्ट नेम में कुमार आ गया, क्योंकि इसी दोनों को मैं डेटा यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। लेकिन इसी रजिस्टर फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, पैच के बदले में सेट वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। हमने सिर्फ फर्स्ट नेम दिया है, लास्ट नेम दिया है, जबकि हमारे फॉर्म में और भी डेटा है, क्या, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यूज़र नेम है, हाँ, एड्रेसेस है, और भी बहुत कुछ है जिसमें कि डेटा हमें डालना चाहिए। बट मैंने क्या किया है, सेट वैल्यू में सिर्फ ये दोनों डेटा डाला है। मैं करता हूँ सेव। अब मैं ये रीलोड हो जाएगा, यस। ओके, अब मैं करता हूँ सेट वैल्यू, तो क्या हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ, हाँ, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और नीचे जाके देखते हैं कि क्या है हमारा कंसोल में। जब कंसोल में आते हैं तो ये हमें कुछ और भी एरर्स देता है। ये देता है रन टाइम एरर, क्योंकि जब हमने बटन पे क्लिक किया तो ये प्रोसेस रन हुआ ब्राउज़र पे, इसको रन टाइम एरर कहते हैं। तो प्लीज़, ये भी एक अलग में ही एक इंटरव्यू का क्वेश्चन पड़ता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर वी हैव रेफरेंस एरर, रन टाइम एरर। तो ये चीज़ें जो एरर्स का है कि एक अलग वीडियो ही है। अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा वीडियो, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारा पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ एरर्स और कैसे कैसे एरर्स वो आते हैं। तो चलिए, वो तो डिफरेंट टॉपिक है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। क्या कह रहा है, मस्ट सप्लाई वैल्यू फॉर अ फॉर्म कंट्रोल विथ नेम यूज़र नेम। तो कह रहा है कि आपको यहाँ पे यूज़र नेम का वैल्यू डालना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो हमने डाल दिया है, यूज़र नेम का भी आपको डेटा डालना पड़ेगा। और जैसे यूज़र नेम का डेटा डाल देंगे तो फिर कहेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का भी डेटा आना चाहिए, वो डाल देंगे कहेंगे एड्रेस का भी डेटा आना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। इसका मतलब डिफरेंसेस यही हुए कि सेट वैल्यू क्या करता है, आपको कंप्लीट नए फॉर्म को में सारे डेटा, फॉर्म के अंदर जितने भी फॉर्म कंट्रोल्स हैं उन सब का डेटा उसको चाहिए
बट पैच वैल्यू ऐसा नहीं करता है। पैच मतलब होता है जहां जहां फटा है वहां वहां सिल दो, ठीक है। हाँ, पैच वैल्यू वही करता है, जैसे ना पैंट फट गया तो पीछे चिप्पी लगा देते हैं, तो वही हो गया पैच वैल्यू। तो जहाँ जहाँ फटा है वहाँ वहाँ सिल दो। तो भैया कहाँ कहाँ फॉर्म का वैल्यू अपडेट करना था, फर्स्ट नेम का अपडेट करना था और लास्ट नेम का अपडेट करना था, वहाँ वहाँ पैच कर दिया। तो ये हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, ये जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब कहीं डेटाबेस से डेटा आया हो और फॉर्म में पॉपुलेट करना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उसमें रिक्वायर्ड हो, मतलब जितने रिक्वायर्ड डेटा उधर से आ रहे हैं उसको दिखा दिए। जैसे आधार कार्ड में अगर करना होता है, उसमें आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिए, तो कुछ ऐसे फील्ड भी होंगे जो कि आप उसमें ना शो करो तभी आधार कार्ड वैलिड होता है। तो उसमें अगर डेटा भरा है, बंदे ने नहीं भरा है, फ़र्क नहीं पड़ता है बस, लेकिन फर्स्ट नेम लास्ट नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, ये सब तो होना चाहिए। तो जब वो बंदा क्लिक करता है उसका डेटा फिल्ड होकर आता है, तो वो पैच वैल्यू ही काम करता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा बोल दिया ना, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, समझ गए होंगे कि पैच वैल्यू और सेट वैल्यू में क्या अंतर है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारा, गेट रॉ वैल्यू। ओके, देखिए अब ये रॉ वैल्यू क्या है और मेन वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, रजिस फॉर्म डॉट वैल्यू कर देता हूँ। तो वैल्यू एक प्रॉपर्टी है, गेटर है, ओके। तो इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोशिश करता हूँ डेटा लेने का। आपको कुछ दिखा पहले, कुछ आपको अभी क्या पहले भी दिखा होगा, लेकिन अब अच्छे से दिखा दूंगा मैं। क्या, वो देखिए इसमें लास्ट नेम नहीं है, ला 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 ला, लास्ट नेम नहीं है। क्यों? बट लास्ट नेम तो हमारा ये फॉर्म में है ना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर्म ग्रुप जो हमारा डेटा सर्वर पे जाएगा वहाँ क्यों नहीं है? वो ये है कि आपने उसमें डिसेबल्ड लगा दिया है, और डिसेबल लगाने के बाद वैलिडेटर्स भी अपने लगाया है। तो ये वैलिडेटर्स इसमें पार्ट नहीं लेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो हमारा यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जब मिलेगा ही नहीं तो दिखा के क्या फ़ायदा। इसलिए फर्स्ट नेम यूज़र नेम ये था। अगर मैं यहाँ से डिसेबल्ड हटा दूँ, ठीक है, और इसको मैं करूँ सेव, तो देखेगा लास्ट नेम भी हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। आ गया? ओके। तो यहाँ पर एक्चुअली लास्ट नेम मैंने ऑब्जेक्ट के साथ दे दिया गया है। तो आप अगर सिंगल वैल्यू है तो आप इसको सिंपल नल कर सकते हैं, अदरवाइज डॉट वैल्यू करके आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक ठीक, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए अब मान लेते हैं कि किसी वजह से आप जब सर्वर पर डेटा सेंड कर रहे हैं, आपको जो डेटा आप भेजेंगे वहाँ पर आपको ये पूरा जैसे अब मैं ये भी तो था गेट रॉ वैल्यू, इसको क्लिक करता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया था, डॉट वैल्यू से कॉल किया था, राइट। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट नेम, एड्रेस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यूज़र नेम, यही था। एड्रेस फर्स्ट नेम, तो लास्ट नेम नहीं है। तो इसलिए हम रॉ वैल्यू यूज़ करते हैं जब हमें कोई डिसेबल्ड कंट्रोल को भी आगे भेजना होता है, को फॉर्म फील्ड के डेटा को भेजना पड़ता है, तो उसमें करते हैं गेट रॉ वैल्यू। ओके, बंदे जनरली यही सोचते हैं कि वैल्यू से डेटा आ जाना चाहिए था जब कंट्रोल में डेटा है। अब यहाँ से जब मैं गेट रॉ वैल्यू करूँगा इस जगह पे, तो देखिएगा हमें लास्ट नेम भी मिल गया, आया फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। हाँ, लेकिन आप ये मत समझिए कि ऊपर भी आएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये हम डेटा प्रिंट कर रहे हैं फॉर्म कंट्रोल के डायरेक्टली, डॉट वैल्यू है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में जो फॉर्म का जो टॉप पे ही तो फॉर्म का कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किधर गया भैया, टच एंड टच सब, यस देखो आप, ये है ना वैल्यू। तो ये आप इधर भी इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ होगा गेट रॉ वैल्यू। ओके, गेट रॉ वैल्यू, और ये मेथड है, इसको गेटर की तरह इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लास्ट नेम भी हमारा दिखना शुरू हो जाएगा, डिसेबल्ड होने के बाद भी। तो सेम प्रोसेस है, आप HTML में कॉल करो तो डेटा ऐसे वैसे ही आपका यहाँ पे भी आपको दिखेगा। होप गेट रॉ वैल्यू भी आपको पता चल गया होगा एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल का। नेक्स्ट क्या है, एरर्स को कैसे सेट करते हैं। तो एरर्स का सेट करने का कारण क्या है,
आपको पता ही होगा कि सेट एरर्स हम इसलिए करते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कोई वैलिडेशंस लगाएं या सिंक वैलिडेटर्स लगाएं या असिंक वैलिडेटर्स लगाएं तो ये एरर उसके अंदर में प्रेजेंट हो, राइट? है ना ये चीज़ सेट एरर्स में। तो हम अगर यहाँ पे जाते हैं तो अब मैं क्या करता हूँ, सेट एरर्स पे क्लिक करता हूँ। ये अपडेट वैल्यू एंड वैलिडिटी का मैं बताऊँगा अभी, ठीक है? तो सेट एरर्स में जाता हूँ, करता हूँ क्लिक। जैसे इसको क्लिक करेंगे देखिए नॉट यूनिक आ गया ना हमारे पास। अब कहेंगे इसका यूज़ कैसे करूँगा, ये भी तो बात है। रिक्वायर्ड का तो पता है सब कुछ। अरे भैया अभी आपने एरर के लिस्ट में डाला है, एरर को एक्चुअली में इस्तेमाल नहीं किया है आपने। तो इस्तेमाल तब करेंगे जब आप इसमें असिंक वैलिडेटर लगा देंगे तो, या सिंक वैलिडेटर लगा देंगे तो ये आप जो पहले पास करते थे किसी असिंक वैलिडेटर या सिंक वैलिडेटर से, जैसे कि अगर मैं एरर्स की बात करूं, यूज़र नेम वैलिडेटर जो आप यहाँ से भेजते थे ना, ये वाला चीज़, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर आप रिटर्न नल कर रहे हैं, अदरवाइज रिटर्न जब करते हैं तो ये वहाँ मैच करके आप एरर गेट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप कहीं पे अगर आपने एरर्स को लिस्ट डाउन करके कुछ नीचे दिखाया कि स्पैन में अगर ये एरर हो तो दिखा दे कि इट शुड बी यूनिक, मतलब आई मीन मान ली कोई बटन है, ऐड यूज़र नेम है, ठीक? आपने बटन पे क्लिक किया तो नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स आने के साथ नीचे एक मान लेते हैं एरर शो करना है डायरेक्टली उसी समय बिना वैलिडेट किए हुए ही, बिना हिंट के। तो रेड में कि यूज़र नेम शुड बी यूनिक या हिंट या कुछ भी चीज़, तो वो एरर्स के साथ आप दिखा सकते हैं, ओके? और उसके बाद वैलिडेटर्स को कॉल कर लीजिए। जब उसे टाइप करेगा तो असिंक या सिंक वैलिडेटर्स कॉल होगा, उसमें नॉट यूनिक वहाँ से नल हो जाएगा, तो नल हो जाएगा तो ये नॉट यूनिक वाला एरर हट जाएगा वहाँ से। होप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है, कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ओके? जैसे कि यूज़र नेम में नॉट यूनिक वाला डेटा है इस जगह पर, तो मैं यहाँ आता हूँ कोई यूज़र नेम में, तो यूज़र नेम में हम जाते हैं, दिखाई देता हूँ, ओके। तो यहीं पे हम इसको करते हैं कॉपी और इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर ऐसे कि एरर्स में अगर क्या की था उसका, नॉट यूनिक, ठीक है? तो अगर ये इसमें एरर्स नॉट यूनिक रहा और यूज़र नेम में मिन लेंथ हटा देता हूँ क्योंकि उसका तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और रिक्वायर्ड नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो हमको डालना है ना, रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, तो ये भी हटेगा, ये रहेगा ये। तो मैं यहाँ कर दूंगा यूज़र नेम शुड बी यूनिक, यूज़र नेम शुड बी यूनिक, ठीक है? ये मैंने डाल शुड बी यूनिक, ये डाल दिया। मैं करता हूँ सेव इसको। अब मैं जाके देखता हूँ यहाँ पर क्या रिजल्ट देता है। अभी स्टार्टिंग में देखिए रिक्वायर्ड है इस जगह पर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेट एरर्स, जैसे सेट एरर किया क्या आया, रिक्वायर्ड हट गया, यूज़र नेम शुड बी यूनिक आ गया। मैं यही बात बताता हूँ कि आप सेट एरर्स इस तरह से कर सकते हो। होप कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें कुछ भी चीज़, ओके? ठीक है। अब जब आप टाइप करोगे तो ये एरर्स हट जाना चाहिए, अभी नहीं हट रहा है ना, वो इसलिए नहीं हट रहा है क्योंकि आपने इसमें सिंक और असिंक वैलिडेटर को कॉल नहीं किया है, जो मैं सिंक असिंक को मैंने पहले भी यूज़र नेम के केस में बता दिया था। देखिए ये घुमा ना, ये चीज़ हट गया ना वो डेटा। अभी एरर्स वहाँ से वापस कर दे, कोई भी एरर नहीं है, नल मैंने पास कर दिया था तो वो हट गया हमारा। अगर होता तो वो दूसरा भी आता। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम गए और इसमें कोई दूसरा एरर डाल देते, एक मिनट रिलोड करता हूँ पहले, ठीक है? मैं रिक्वायर्ड के बदले मैंने सेट एरर किया, तो सेट एरर मतलब समझिए कि पूरा कंप्लीट एक नया एरर डाल देता है उसमें। जैसे कि पैच, इसमें पैच एरर नहीं है, सेट एरर ही है। तो सेम पैच और सेट जो होता है वो दूसरे का एंटी है कि पैच एरर कहीं कहीं चिपकाता है और सेट एरर पूरा कंप्लीट चेंज कर देता है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर अगर गया तो मैंने टाइप किया तो रिक्वायर्ड वाला तो ख़त्म हो गया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, कोई वो नेम देता हूँ जो उसमें डेटाबेस में है। सो क्लिक करके जब मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये ना ला करके यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये दूसरा एरर आया जो सिंक वैलिडेटर से मैंने भेजा था। तो इस तरीके से आप कुछ भी डेटा सेट कर सकते हो, ओके? अगर कोई एरर है तो प्लीज़ एरर करते हैं, कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डाल सकते हैं, अगर समझ में ना आया हो तो, ठीक है? मुझे लगता है समझ में आ गया इतना तो। अरे भैया इतना पढ़ाई लिखाई UID HTML पे कर रहे हैं तो
समझ ही गए होंगे कि आपको पता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है यस। अगर मैं इस पे जाऊं तो ये है गेट एरर। हाँ हाँ, तो गेट एरर में क्या सीन है, ये क्या दे दिया हमने। हाँ, ये क्या है, देखिए अगर गेट एरर में आप जाते हैं तो आपको दो चीज़ मिलता है। एक तो पहले क्या है, एरर कोड है। ये एरर कोड क्या है, ये एरर कोड बताता है आपको कि आपका इसमें जैसे एरर कोड है, कोड ऑफ द एरर टू चेक, मतलब रिक्वायर्ड है, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, ये सब था ना वो एरर। ये एरर इसमें स्ट्रिंग में आ जाएगा। ये पाथ एक आई मीन ऑप्शनल है। ये स्पेसिफाई करता है कि वो पर्टिकुलरली किस फॉर्म फील्ड से एरर आ रहा है, या किस, वो एक्सप्लिसिटली दिखाना पड़ता है अगर ज़्यादा डीप शोकेस करना चाहें तो। जैसे कि अगर मैं रूट पे लूँ और रूट से हम एरर लेने की कोशिश करें कि किस में हमारा एरर आ रहा है, तो गेट एरर अगर हमको लेना है कि इससे आ रहा नहीं, इसमें एरर है या नहीं, अगर है तो बताओ। तो रिक्वायर्ड कहाँ, तो अगर देखेंगे तो फॉर्म के ऊपर रिक्वायर्ड यहाँ पे ऐसे समझा जाएगा, लेकिन ये जो ब्रैकेट दिया है वो एक्चुअली में ये फॉर्म ग्रुप इसके इस कंट्रोल में जाएगा और इसके इस कंट्रोल में जाएगा, फिर चेक करेगा कि उसके ऊपर ये रिक्वायर्ड है कि नहीं। अगर है तो वहाँ से ट्रू फॉल्स भेज देगा, अगर नहीं रहेगा तो अनडिफाइंड भेजेगा, अगर है तो वो ट्रू भेज देगा। जैसे पर्सनल इन्फो के नेम पे है हमारा एरर, तो अगर मैं यहाँ जाके देखूँ हमारे जो फॉर्म मैंने कहानी स्लाइड्स का, यस देखिए यहाँ रिक्वायर्ड है, राइट। तो नेम डेटा भी है और रिक्वायर्ड भी हमने डाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अभी ये देखिए क्या देता है डेटा, और मैं इसको इनेबल कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्या है हमारा भैया, गेट एरर। जब गेट एरर पे करता हूँ तो क्या दिया, नल दिया। क्यों दिया नल, नल इसलिए दिया क्योंकि उस पर एरर नहीं है अभी। कहेंगे कि अरे भाई खुद ही तो अभी दिखाए थे कि इसमें एरर है, अभी तुम्हारा नल आ रहा है तो करो नहीं है। अरे इसलिए नहीं है भैया क्योंकि इसमें डेटा फीड है। अब डेटा रहेगा उस पर्टिकुलर फॉर्म फील्ड में तो रिक्वायर्ड रहेगा ही नहीं ना। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो जब मैं इसे हटा दिया डेटा तो देखिए रिक्वायर्ड है, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, ये भी है ना। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं करता हूँ गेट एरर, देखिए आ गया ट्रू, है ना। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे क्या वो रिक्वायर्ड था, तो आप यहाँ पे मिन लेंथ डाल दो, ठीक है। गेट एरर हम इसको यहाँ पे करते हैं, अपडेट फॉर्म कंट्रोल था, हम यहाँ पे करते हैं रिक्वायर्ड के बदले मिन लेंथ। देखते हैं स्पेलिंग का चक्कर हो तो या एल कैपिटल में डालना पड़ सकता है, वो चेक करते हैं, ठीक है। रीलोड हो गया, ठीक है। अब मैं इसे हटाता हूँ, अब मैं करता हूँ गेट एरर, अनडिफाइंड आया। तो ये हमारा कह रहा है कि मिन लेंथ इसमें नहीं है, जबकि मिन लेंथ है, इसका मतलब यहाँ कैपिटल एल होगा। चलिए चेक करते हैं, ओके, एरर टाइप यहाँ कैपिटल एल होगा, ठीक है। अब मैं गेट एरर पे क्लिक करता हूँ, अभी भी अनडिफाइंड दे रहा है। क्यों भैया, अनडिफाइंड तो नहीं देना चाहिए अगर मिन लेंथ हो। नेम पे चेक करते हैं, किस पे, पर्सनल इन्फो नेम, मिन है या मैक्स है, मिन लेंथ तो है, वैलिडेटर्स डॉट मिन लेंथ तो है। तो अच्छा, अरे भैया जब टाइप ही नहीं किए हैं तो एरर कैसे दिखेगा, ये वही बात है, इसमें टाइप तो करो। मैं ऐसे कर दिया, 2 लेटर डाल दिया, अब ना एरर उसके ऊपर आएगा कि भाई चेक करेगा कि अरे इसमें 2 ही लेटर है बट यहाँ तो मिनिमम लेंथ 3 है। अब यहाँ से वो ट्रू दे देगा। अब कैपिटल स्मॉल का देखते हैं, तो गेट एरर पे गया, अभी भी अनडिफाइंड है। अब मिन लेंथ एरर में यहाँ से क्या करता हूँ, सेट करता हूँ स्मॉल वाला, यहाँ पे मिन लेंथ चेक करते हैं। यहाँ अब देना चाहिए एरर ट्रू, गेट एरर, देखिए मिन लेंथ का पूरा गेट एरर, ओके। यहाँ पे करा है रिक्वायर्ड लेंथ भी 3 है और एक्चुअल लेंथ भी 2 है। तो वही बात है, मिन लेंथ का पूरा डेटा दे दिया क्योंकि मिन लेंथ के अंदर में 2 डेटा वो वापस करता है एक ऑब्जेक्ट की तरह, डॉट रिक्वायर्ड लेंथ भी होता है। तो अगर मैं रिक्वायर्ड लेंथ और ठीक है जो डेटा रहेगा वो देगा। अब गेट एरर और हैज़ एरर में अंतर है। अगर इसी को मैं अभी हैज़ एरर पे गया नहीं और फिर ये बता देता हूँ इस जगह पर, अगर हैज़ एरर पे मैं करूँ मिन लेंथ का, ये ट्रू और फॉल्स होगा,
ये हमारा क्या देगा, एरर तो है, तो ये देगा अभी मैं गेट एरर पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ट्रू दिया ना। लेकिन यहाँ पर क्या था कि गेट एरर और हैज़ एरर में अंतर यही है कि अगर एरर होगा तो उसका कंप्लीट डेटा देगा, अदरवाइज ट्रू देगा। अगर मान लें कि बूलियन है, रिक्वायर्ड क्या है, या तो बूलियन है या तो नहीं है, तो उसने ट्रू दिया, है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। गेट एरर के में मिन लेंथ था, लेकिन मिन लेंथ में क्या है, एक्स्ट्रा डेटा है, क्या एक्चुअल लेंथ है और रिक्वायर्ड लेंथ है, तो उसने दोनों वापस किया। समझ रहे हैं ना, समझिए क्या कहना चाह रहा है। बट हैज़ एरर में दो ही चीज़ें, बूलियन ही वापस करेगा, ठीक है, या तो है या तो नहीं है। होप समझ गए होंगे। अगला ही था हैज़ एरर, उसको भी मैंने साथ साथ ही बता ही दिया। तो मैंने यूज़र नेम का हैज़ एरर रिक्वायर्ड चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो हैज़ एरर पे अब मैं क्लिक करता हूँ, तो यूज़र नेम पे हैज़ एरर है कि नहीं वो देख लेते हैं। हाँ, हैज़ एरर रिक्वायर्ड देखिए ट्रू है, लेकिन मिन लेंथ मैक्स लेंथ वाला सीन तो अगर मैं इसी को हैज़ एरर को करूँ तो गेट एरर तो जान ही लिए, उसमें आपको दे दिया था कि एक्चुअल लेंथ और ये लेंथ दे रहा था रिक्वायर्ड लेंथ। अब मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सन के इन्फॉर्मेशन सॉरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नेम में दो है, रिक्वायर्ड और हमारा क्या है उस जगह पर मिन लेंथ का। तो मिन लेंथ का डेटा दे देगा, ट्रू फॉल्स वाला सिस्टम नहीं है उस जगह पर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हैज़ एरर को क्लिक करता हूँ, तो अभी ट्रू दिया, किस चीज़ का, हैज़ एरर का, ट्रू और फॉल्स, बट डेटा नहीं दिया, और गेट एरर हमारा वहाँ डेटा भी दे देता है। होप आप समझ गए क्या चीज़ है, इतना तो बिल्कुल है। उसके बाद क्या है, रीसेट। और एक बात, ये नलेबल मैं बताऊंगा, नलेबल जो है वो मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, छोड़ दिया था मैंने उसको। रीसेट, रीसेट मतलब होता है फॉर्म में कोई भी डेटा अगर हो तो उसको रीसेट कर दो। पहले से फील्ड अगर हो, तो क्या मेरा फील्ड पहले से है, यस है, पर्सनल इंफॉर्मेशन का नेम और ईमेल है, तो चलिए मैं उसको रीसेट करने की कोशिश करते हैं। तो यूज़र नेम रीसेट है, तो इसको मैं हटाता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ इस जगह पर, पहले से ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बनाया है मैंने गेटर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का गेटर नहीं बनाया है। जब गेटर नहीं बनाया तो क्या करूँगा, रेजिस फॉर्म जो है डॉट गेट, ठीक है, डॉट गेट। अब इसमें क्या होगा, पर्सनल इन्फो, यही था ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पर्सनल इन्फो डॉट कंट्रोल्स, इसके जितने भी कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स डॉट गेट। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं नेम डाल देता हूँ, मैं गलत लिख रहा हूँ क्या, क्या बोल रहा है, कंट्रोल एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल, ओके, यस डॉट गेट। अब ये क्या बोल रहा है, नल हो सकता है, डॉट गेट, अब ये सही है, ओके। कंट्रोल्स में नहीं होगा तो इसमें डॉट गेट प्रॉपर्टी के साथ चल रहे हैं, तो इसलिए ऐसा है। अब नेम को मैं रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने सेव कर रहा हूँ, अब रीसेट कर रहा हूँ फॉर्म को रीसेट। आप डायरेक्ट पूरे फॉर्म को भी रीसेट कर सकते हैं, मैं सिर्फ कंट्रोल को रीसेट करके दिखा रहा हूँ। तो मैं देखूंगा यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नेम में RT लिखा हुआ है, तो मैं इसको करता हूँ रीसेट। देखिए RT हट जाना चाहिए उसको, वहाँ से आ गया, नेम नल हो गया। समझ गए ना ये चीज़, यस यही चीज़ मैं कह रहा था। तो अब ये हमारा फॉर्म रीसेट करो, अब रजिस फॉर्म डॉट भी रीसेट कर दो, हटाओ सब कुछ कहानी, डॉट रीसेट। इसमें वैलिडेटर्स को गायब नहीं करता है, उसके डेटा को गायब करता है, वैल्यू को गायब करता है, ओके। तो इसमें जब क्लिक करेंगे तो ईमेल वाला भी हट जाएगा। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, रीसेट कर देता हूँ, ठीक है, रीसेट किया, देखिए सारा डेटा खत्म हो गया, यहाँ अपडेट वैल्यू भी हमारा चेंज हो गया, रिक्वायर्ड सब चीज़ आ गया। तो रीसेट भी हमारा आपने यहाँ पर जान लिया। अब यह क्या है, मार्क एज टच्ड। अब ज़रा देखिए दो चीज़ें यहाँ पे, अगर मैं इसके अंदर में जाऊँ तो यहाँ दो चीज़ क्या है कि ओनली सेल्फ है, ठीक है, ओनली सेल्फ अंग्रेजी वर्ड में जाएंगे तो मतलब खुद को सिर्फ मार्क करना है, टच इसके डिसेंडेंट्स को नहीं करना है उस जगह पर, ओके। तो ये ऑप्शनल है, इस जगह पर आपको जरूरी नहीं है कि सब चीज़ देना ही देना है, आप सिंपल मार्क एंड टस्ट पे अगर देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही लेके जाएगा, बट एक्सप्लिसिटली आपको डिफाइन करना है तो आप इस जगह पर ओनली सेल्फ को यूज़ करेंगे। ये
एमिट इवेंट्स क्या है? ये एमिट इवेंट क्या होता है कि आप अगर टच किए हैं तो कोई इवेंट एग्जीक्यूट करना है जो कि पेरेंट को नोटिफाई करेगा, मतलब कि यहाँ पर एक डॉट एमिट मेथड को कॉल करेगा। तो ये डॉट एमिट कहाँ से आया? EMIT, आपको पता है मैंने बहुत पहले बताया था जब इनपुट और आउटपुट यूज़ कर रहा था, तो उसमें आउटपुट में मैं जब कंपोनेंट से पेरेंट, चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में कोई डेटा भेजना होता था तो वहाँ पर हम एमिट मेथड को यूज़ करते थे, राइट? और वही चीज़ है ये। तो मतलब कि आपने मार्क एज टेस्ट किया तो कोई इवेंट अपडेट हुआ। ओके, तो चलिए पहले मैं इसको एक में करके देखते हैं। एमिट इवेंट तो अभी मैंने नहीं बना के रखा है इसमें, उसको भी हम बनाएंगे। तो मैं यूज़र नेम को टस्ट मार्क करने की कोशिश करता हूँ जब इस बटन पर क्लिक होगा। तो चलिए देखते हैं करता है काम कि नहीं। तो टस्ट में क्या होता है कि अगर मैं यूज़र नेम पे टच करके निकल जाऊँ तो क्या आता है? एरर देता है। इसका मतलब एरर हमको शो करना चाहिए जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रोग्रामेटिकली टच कर रहा हूँ, राइट? हैज़ एरर मार्क एज टच्ड है, तो ये यूज़र नेम पे टच कर रहा हूँ, क्लिक किया, देखिए स्टेटस इनवैलिड हो गया, अनटच्ड फॉल्स है, टच्ड यहाँ ट्रू हो गया। किस चीज़ का? यूज़र नेम का। तो अब देखिए रिक्वायर्ड ट्रू आ गया, ये तो पहले नहीं था। देखिए नहीं है, रिक्वायर्ड ट्रू है, लेकिन टच करके निकलने का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर हम मार्क ऑल एज टच्ड के बारे में बताएं तो ये क्या करता है कि अब जो फॉर्म के अंदर में मान लेते हैं ग्रुप के ऊपर लगा हुआ है, तो उसके अंदर जितने भी कंट्रोल्स हैं उन सबको चेक कर लेता है कि वो टच करके कि हाँ, मतलब सबको टच्ड बना देता है जितने भी फॉर्म कंट्रोल है। जैसे कि अगर ये पूरा फॉर्म है इस जगह पर, तो वो पूरा फॉर्म क्या करता है, आपको फॉर्म ग्रुप में जहाँ जहाँ टस्ट का लिखा होगा उन सबको लिखा क्या होगा, सबको टच कर देता है। अब जहाँ जहाँ एरर लिखा हुआ है उसके टच होने के बाद शो हो जाए वो शो कर देगा। तो यूज़र नेम मैं हटा देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ रेजिस फॉर्म। अब रेजिस फॉर्म क्या है? एक फॉर्म ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे फॉर्म कंट्रोल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ आऊँ, ये देखेंगे तो ये फर्स्ट नेम, इसमें देखिए हमारा वैलिडेटर्स नहीं लगा हुआ है, तो मैं इसको वैलिडेटर्स लगा देता हूँ इस जगह पर, ठीक है? तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर ब्लैंक किया था, और मैं यहाँ पे करता हूँ वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, इस पर भी डाल देता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है? और ये भी लगा हुआ यूज़र नेम भी इसमें भी नल है बट डिसेबल्ड है, तो ये पार्ट तो नहीं लेगा उसमें, तो मैं डिसेबल्ड को फॉल्स कर देता हूँ ताकि मैं आपको पूरा दिखा सकूँ सबके साथ एक बार में टस्ट कैसे करते हैं। तो ये भी मैं हटा देता हूँ और इसे भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है? ओके, मैं करता हूँ सेव। अब इसमें देखिए, हालांकि मैं इधर इसका भी एरर शो कर दिया था, कहाँ गया? अभी रिक्वायर्ड ट्रू है, किसका था भैया? मैं इसको हटा था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इसको हटा देता हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ अभी एक रखता हूँ, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा ज़्यादा। तो इसमें क्या है, इस सब पे रिक्वायर्ड है, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, मार्क ऑल एज टच्ड में डायरेक्ट जाके क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक किया तो देखिए अब क्या हुआ, देखिए सारे फॉर्म फील्ड एक बार में पता चल गया कि कहाँ कहाँ एरर है उस जगह पर। तो ये चीज़ें पे तो फाइंड एरर्स में फॉर्म एरर्स मतलब 150 फील्ड है, उसमें कुछ चीज़ मिस हो गया, तो उसमें जब सबमिट पे करते थे हमेशा देखते हैं, बट प्रोग्रामेटिकली कभी कभी मार्क ऑल एज टच्ड कर देते हैं सबमिट होने से पहले। मान लेते हैं एक बार में सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म वैलिडेट होता है, ठीक? लेकिन ऐसा क्या है कि अगर हम मार्क ऑल एज टच्ड कर देंगे तो वो सब चेक कर लेगा कि किस में एरर है किस में नहीं। अगर एरर नहीं होगा तो उसका एरर वहाँ शो नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं इस जगह पे नेम में पर्सनल इन्फॉर्मेशन का तो है ना, लास्ट नेम में अगर मैं फर्स्ट नेम में अगर डेटा डाल दूँ इस जगह पर, तो फर्स्ट नेम हमारा टच्ड होगा लेकिन उसका एरर शो नहीं होगा, बाकी सबका एरर शो हो जाएगा। ये देखिए आते हैं मार्क ऑल एज टच्ड, ये देखिए इसका एरर शो नहीं और बाकी का एरर शो हो गया। होप मार्क ऑल एज टच्ड के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या करता है वो, ठीक है? सिंपल सी बात है, पेरेंट पे लगा दो, चाइल्ड ऑटोमेटिकली टच्ड में चला जाएगा अगर क्लिक करोगे तो, ठीक? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, अगला क्या है मार्क एज अनटच्ड। अरे भैया तो बात तो वही पड़ी ना, एक बार टच करा दिया एक बार अनटच्ड कर दिए। तो जैसे कि अगर मैं इसको रिलोड कर दिया हूँ, रिक्वायर्ड है, यूज़र नेम पे क्लिक करके बाहर किया तो ये टच्ड है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र नेम को मार्क एज अनटच्ड कर देता हूँ। तो मार्क एज अनटच्ड करूँगा तो ये टच वाला प्रॉपर्टी जो एरर आ रहा है वो चला जाएगा, राइट? ऐसे आया,
अब यहाँ पर हम कहते हैं मार्क एज अनटस्ट, अनटस्ट का डिसेबल इनेबल था। ओके, डिसेबल इनेबल अभी मैंने इस तरह नहीं बनाया, बाद में है, बटन पहले है। तो मार्क एज अनटस्ट, यूजर नेम को अनटस्ट कर देगा। देखिए डेटा चला गया। रिक्वायर्ड ट्रू में हटा देता हूँ तो आपको फॉर्म जो पहले एरर आता है वो चीज़ अनटस्ट आप कर सकते हैं, हटा सकते हैं उस जगह पर जहाँ कहाँ गया जेसन का डेटा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये रहा जेसन का डेटा, एरर हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा फ्रेश फील होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, यूज़र नेम, इसको क्लिक किया, बाहर से क्लिक किया और ये हमारा एरर आ गया। और यहाँ पर मैं करता हूँ मार्क एज अनटस्ट, कहाँ गया भैया, यस, क्लिक किया, वहाँ से वो डेटा एरर गायब हो गया। तो ये है टस्ड और अनटस्ड। हो सकता है होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। वही है डिसेबल इनेबल, अगर मैं डिसेबल कर दूं तो यूज़र नेम को डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, तो वही डिसेबल और इनेबल को लेकर के है। तो जब इस पर हम यूज़र नेम को डिसेबल करेंगे तो हमारा क्या है, हो जाएगा, डिसेबल पे क्लिक किया, डिसेबल्ड हो गया और यूज़र नेम हमारा प्रोग्रामेटिकली डिसेबल्ड हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से इनेबल के लिए है प्रोग्रामेटिकली इनेबल करना। तो अब प्रोग्रामेटिकली इनेबल है तो मान लेते हैं पहले हमारा कोई फील्ड डिसेबल्ड है, तो डिसेबल्ड हमने किसको बनाया था एक बार पहले, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम को बनाया था, जो कि अभी डिसेबल्ड ट्रू लास्ट नेम है। ठीक है, लास्ट नेम हमारा डिसेबल्ड ट्रू है। अब इसको मैं डिसेबल ना करके मैं इसको इनेबल कर देता हूँ कोई फील्ड को। तो मैं इनेबल पे जाके क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे डिसेबल्ड है लास्ट नेम, और इनेबल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही इनेबल पे क्लिक करेंगे देखिए लास्ट नेम हमारा इनेबल्ड हो जाना चाहिए भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए देखिए देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे क्या है कि अनटच्ड है ये चीज़, सब कुछ इनवैलिड। मेन क्या है कि हमने प्रोग्रामेटिकली इसको इनेबल डिसेबल नहीं किया है। अगर हम इसे बाय जबरन यहाँ पर डिसेबल करके रखे हैं तो यहाँ तो हमने वैलिडेटर्स में ऐड, सॉरी वैल्यू वाले में ऐड कर दिया है ना इस जगह पर। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, वैल्यू में ऐड नहीं करता हूँ, प्रोग्रामेटिकली इसको डिसेबल करने की कोशिश करता हूँ। तो प्रोग्रामेटिकली में क्या होगा, हमारा ये वाला डेटा है, यस। अब मैं ng ऑन इनिट पे इस जगह पर इसको हटाता हूँ, दिस डॉट, और मैं कर देता हूँ लास्ट नेम डॉट डिसेबल। ठीक है, तो प्रोग्रामेटिकली डिसेबल किए हैं तो प्रोग्रामेटिकली भी इनेबल आप करोगे। तो अभी देखिए लास्ट नेम इनेबल्ड है, अब जैसे पेज लोड होगा डिसेबल हो गया। ठीक है, प्रोग्रामेटिकली। अब मैं इसको इनेबल करता हूँ, जैसे इनेबल के करूँगा तो देखिए क्या हो गया, अरे आना तो चाहिए, इनेबल्ड, इनेबल्ड नहीं इनेबल है, ठीक तो है, ओके। अरे यार क्या बकवास है, हमने तो क्या किया था, मैंने यूज़र नेम को कर रहा हूँ मैं, गलत चीज़ यहाँ पे बता दिया, लास्ट नेम। अब मैं लास्ट नेम को दोनों तरीके से बता देता हूँ, सॉरी उसके लिए। ठीक है, लास्ट नेम यहाँ पे डिसेबल है, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया उसने, डिसेबल्ड है, और मैं इसको कर देता हूँ इनेबल। ठीक है, कर दिया इनेबल, देखिए इनेबल हो गया। और मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये डिसेबल प्रोग्रामेटिकली भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लास्ट नेम को कर देते हैं डिसेबल्ड। ठीक है, तो ये इसमें जाएगा वैल्यू, और मैं यहाँ वैल्यू कर देता हूँ नल, और इसमें कर देता हूँ डिसेबल्ड ABLED, और इसको कर देता हूँ ट्रू। ओके, सेव कर दिया। अब लास्ट में क्या, ये डिसेबल्ड है हमारा, इस जगह पर डिसेबल्ड है। अब इसको मैं करता हूँ इनेबल, यहाँ से क्लिक किया, क्या इनेबल हो गया, इनेबल हो गया, सॉरी फॉर माय बैड। वो मैं यूज़र नेम को देख रहा था, और मैं भी, होता है वीडियो बनाने में थोड़ा सा हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, बहुत सारा प्रेशर रहता है वीडियो बनाने में भाई। खैर कोई नहीं, चलो देखते हैं, 42 मिनट्स हो गया, तो मैं हड़बड़ी में भी तो कर रहा हूँ कि नॉलेज भी दे दूँ और टाइम भी थोड़ा कम लगे। ओके, ओके, अब मैं इसी जगह मार्क एज डर्टी, अब मैं इसको मार्क एज डर्टी में क्या है कि आप अगर मान लीजिए यूज़र नेम को मार्क एज डर्टी करते हैं, डर्टी आपने टाइप कर दिया उसके अंदर में, ठीक है, कुछ टाइप किया, तो मैं अब इसको यूज़र नेम पे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, अब इस पर मार्क एज डर्टी पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया तो क्या हुआ, यूज़र नेम में हमारा डर्टी के ऊपर कोई भी एरर का नहीं सीन दिया, जबकि टच्ड पे है ना, टच्ड पे ये चीज़ कैसे, अगर हम यहाँ जाके देखें, ये हमारा टच्ड पे है जो एरर आएगा।
तो टच्ड के जगह पर अगर मैं यहाँ पे डर्टी कर दूँ, रिक्वायर्ड का एरर है और यहाँ पे एंटर यूज़र नेम मैं डर्टी कर दूँ, जबकि डर्टी पे ऐसे तो नहीं देना चाहिए क्योंकि डर्टी में टाइप करने पर होता है जो सिंक वैलिडेटर्स या सिंक वैलिडेटर्स का हमारा चलता है, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बट मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ एरर कि क्या हमारा अभी टच्ड पे था, अब डर्टी वाले पे है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एरर वहाँ पर शो करना चाहिए, मार्क एज डर्टी आया, एंटर यूज़र नेम। तो इस जगह पर मार्क एज डर्टी अगर करेंगे तो आपका वैलिडेटर्स भी चलेगा। ओके, सिंक असिंक जो भी वैलिडेटर्स है वो चलेगा। तो मैं वैलिडेटर्स पे तो नहीं दिया हूँ इस जगह पर, तो मार्क एज डर्टी किया है तो कुछ ना कुछ किधर गया, यूनिक तो नहीं, मिन लेंथ मैक्स लेंथ यूज़र नेम एग्जिस्ट डॉट एरर है, यहाँ रिक्वायर्ड है और ये एरर तो मिलेगा नहीं उसको। ठीक है, तो मार्क एज डर्टी यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है। ओके, तो ये हम आपको बता दिए इस जगह पर कि आप अपने हिसाब से एरर दिखा सकते हैं। कई बार टाइप करने के बाद मार्क एज डर्टी कर दिया, इसने टाइप करके रखा है कुछ, अब बाद में वैलिडेटर्स डाल रहे हैं तो उसको हम मार्क एज डर्टी कर देते हैं। देखिए, सबको एक्सप्लेन करने के लिए बैठूंगा तो वीडियो तो 1.5 घंटे से ऊपर का होगा, लेकिन मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ। मार्क एज प्रिस्टीन, प्रिस्टीन मतलब क्या होगा कि पहले उसमें जो डेटा भरा हुआ है हमने चेंज नहीं किया है, तो मार्क एज डर्टी, मार्क एज प्रिस्टीन, तो इसका उल्टा है। तो मैं इसको यूज़र नेम को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ जिसमें कि पहले से डर्टी है, कुछ फील्ड उसमें भरा हुआ है, राइट। तो चलिए मैं इसको करता हूँ, कुछ फील्ड भर देता हूँ। ठीक है, असिंक वैलिडेटर मैं इसमें डाल देता हूँ और एमएल इसका डाल दिया, बाहर क्लिक किया, डेटा हुआ। अब इसको अगर मैं प्रिस्टीन करूँ, मार्क एज प्रिस्टीन जो है, तो किस पे मैंने डाला है सर, मार्क एज प्रिस्टीन। अब क्या वो डेटा ख़त्म करेगा, क्लिक किया, यहाँ से नहीं, क्योंकि वो पहले का डेटा नहीं है, डर्टी। इसमें ये एरर एक्चुअली में असिंक वैलिडेटर का एरर है, डर्टी का एरर वाला सीन नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक दूसरे का उल्टा है ना, जैसे इसमें था डिसेबल इनेबल का, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ आकर के ng ऑन इनिट पे डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको कमेंट आउट कर हटा देता हूँ, मार्क एज डर्टी। तो स्टार्टिंग में हम हमारा यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम आएगा, आगे सॉरी आ गया। अब इसे मैं मार्क एज प्रिस्टीन कर देता हूँ जो पहले से ब्लैंक वैल्यू है। तो क्लिक किया तो क्या हुआ, चला गया वो डेटा। तो बस ये उसका उल्टा, सीधा और उल्टा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्क एज प्रिस्टीन। जो सारा चीज प्रिस्टीन का डेटा लेते थे, डर्टी का डेटा लेते थे, यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं मार्क एज पेंडिंग। अब पेंडिंग के साथ क्या है, ये असिंक वैलिडेटर का सीन चलता है, इसके अंदर में असिंक वैलिडेशंस होता है, लेकिन आपको यह दिखेगा नहीं मार्क एज पेंडिंग, बट पेंडिंग दिखेगा, बट यूआई में नहीं दिखेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लिक किया इस जगह पर, सेव किया। अब देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जब बड़ा हो गया ये, तो यूज़र नेम में मार्क एज डर्टी था, इसको मैं हटा देता हूँ यार, तो आपको फिर मार्क एज डर्टी कहाँ गया, मार्क एज डर्टी, ओके सॉरी, एनजी ऑन इट पे था, यस, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और यहाँ चेक करूँ इस फेज़ में, तो आप क्या देखोगे कि यूज़र नेम में यहाँ पर स्पिनर आता था, किस पे, प्रिस्टीन हो गया। मैं एक और ऊपर लेता हूँ, ये है पेंडिंग। अब मार्क एज पेंडिंग अगर करूँगा तो हमारे इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, मैं इसको राइट साइड में कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ओके, तो कंसोल डॉट लॉग में हमने कहीं पर डाला है, कंसोल कहाँ चला गया है, कंसोल। ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि मार्क एज पेंडिंग का सीन, कंसोल डॉट लॉग, इसका स्टेटस मार्क एज पेंडिंग, दिस डॉट यूज़र नेम डॉट पेंडिंग, ट्रू और फॉल्स जो होगा वो हमें दे देगा, राइट। इसको कंसोल करना था ना, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, ये क्या दे रहे, ठीक है, मैं इसे चेक करता हूँ। आ जाओ भाई, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन क्या करें, अब जो है सो है। अब मैं इसको करता हूँ, टच अनटच्ड हो गया, डिसेबल, मार्कस डर्टी, प्रिस्टीन, पेंडिंग। देखिए है पेंडिंग ट्रू आया, लेकिन पेंडिंग देखिए आ गया। अच्छा,
स्पिनर भी दिखेगा सॉरी, मुझे उसमें पिछली बार नहीं दिखा था, मे भी कोई दूसरा एरर होगा। तो ये स्पिनर भी दिखा क्योंकि इस पर पेंडिंग क्लास लग गया। ठीक है, ये स्पिनर दिखना शुरू हो गया। तो किसी की भी पेंडिंग आप कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इस पर क्लास लग गया यहाँ पर, अगर देखेंगे तो ये देखिए पेंडिंग, एनजी पेंडिंग। ठीक है, तो पेंडिंग होता है जब एसिंक्रोनस कॉल होता है उस जगह पर, तो उसको मार्क एज पेंडिंग हम शो केस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, उसमें एरर दे रहा था, मे बी कोई दूसरा एरर होगा या नहीं, किसी और जगह पे था। ओके, सेट वैलिडेटर्स, असिंक वैलिडेटर्स, ऐड। देखिए अब ये चीज़ देखिए 49 मिनट का पहले से वीडियो हो गया है। सेट वैलिडेटर्स वही है, जब आप एरर सेट कर रहे थे तो मैं एक को बता देता हूं तो आप सब बना लेंगे। सेट वैलिडेटर्स में क्या है, ये एक एरे है, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये क्या है, वैलिडेशन फंक्शन लेगा या एरे ऑफ वैलिडेशन फंक्शन होगा। ये कई बार मैंने बताया है जब मैं यहाँ पर वैलिडेशन को ऐड कर रहा हूँ, ये वही है जो आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो। ये सेट कस्ट, उसमें जब आप कस्ट नया कोई फॉर्म कंट्रोल बना रहे हैं उसमें आप वैलिडेटर्स ऐड करते हैं, ये वही चीज़ है। तो आप इसको उठा के डाल दीजिए इस जगह पे किसी पे, सेट वैलिडेटर्स किस में, अगर मैं मान के चलूँ कि यूज़र नेम में हमारा वैलिडेशन नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेव, ऐसे मैं डेटा हटा देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब इसका एक दूसरा चीज़ जो है वो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर मैं सेट वैलिडेटर्स में जा करके ये डाल दिया, क्या डाला कि उसमें रिक्वायर्ड होना चाहिए, शुड नॉट कंटेन स्पेस, ये दो मैंने डाल दिया यूज़र नेम में। तो मैं इसको फर्स्ट नेम कर देता हूँ, बार बार वो दिक्कत ना हो, इस जगह पे फर्स्ट नेम कर दिया। तो अब फर्स्ट नेम में हमने डाल तो दिया ये चीज़ें सेट वैलिडेटर्स का। तो चलिए इसका हम आउटपुट देखते हैं, ये जानना ज़रूरी था। तो सेट वैलिडेटर्स में यहाँ जाता हूँ तो हमें एरर क्या चल रहा है, ये तो हमें एरर यहाँ पर दिखना चाहिए, राइट। तो मैं सेट वैलिडेटर्स में जाता हूँ, कहाँ गया, सेट वैलिडेटर्स, क्लिक किया, ये क्या हुआ, फर्स्ट नेम का तो एरर शो ही नहीं किया इस जगह पर, कुछ तो आना चाहिए ना डेटा इस जगह पर, वैलिडेटर। अब सेट वैलिडेटर्स पे क्लिक किया हूँ तो लास्ट नेम में कोई डेटा नहीं है, यूज़र नेम में हम क्या करते हैं, कोई डेटा डाल देते हैं। चलिए वैलिडेटेड डेटा डालते हैं, तो ये सबमिट बटन इनेबल होना चाहिए इस केस में। तो क्या लास्ट नेम में रिक्वायर्ड है, लास्ट नेम में हम रॉ वैल्यू चेक कर रहे हैं, नल, ये बटन इनेबल होना चाहिए, राइट। तो ठीक है, फर्स्ट नेम में हम डेटा डालते हैं, यूज़र नेम में भी डेटा है, लेकिन ईमेल वाला भी डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं डेटा भर देता हूँ पहले से ही इसमें। कहाँ से, देखिए इसमें करता हूँ, ऐसे डाल दिया, और इसमें मैं डाल देता हूँ, स्टार्टिंग में हमारा सब इनेबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये भी हमारा वैलिडेटर्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नल है, डिसेबल टू, इसको हटाते हैं, डिसेबल इनेबल का भी हम बता ही चुके हैं, तो फिर दिक्कत क्या है। ठीक है, ये भी हमने कर दिया, मैं करता हूँ सेव। अब इस केस में क्या है कि हम अगर यहाँ पर फर्स्ट नेम में कुछ डेटा का वैलिडेशन नहीं है, लास्ट नेम में हम डेटा डालते हैं। ठीक है, डाल दिया, यूज़र नेम में डेटा तो पड़ा हुआ था, क्या हुआ, सेव नहीं किया था क्या, अरे यार पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डाल दिया था, तो मैं इसमें भी डालता हूँ यूज़र नेम। चलिए ठीक है, यही डाल दिया, ओके। तो ये दोनों डेटा हमारा अगर पड़ा हुआ है यूज़र नेम में भी और लास्ट नेम में भी, तो सबमिट बटन इनेबल होना चाहिए। क्यों, एड्रेस का वैलिडेशन तो डाला नहीं है, लास्ट नेम में डेटा नहीं है, चलिए डाल दिया, देखिए इनेबल हो गया। लेकिन अगर मैं वैलिडेशन इसके ऊपर डालता हूँ, फर्स्ट नेम में क्या है, सेट वैलिडेटर्स, राइट, क्या था, रिक्वायर्ड था और मिल लेंथ का था, मिल लेंथ था पक्का, बिल्कुल मिल लेंथ का होगा, नहीं, शुड नॉट कंटेन स्पेस का था। ठीक है, तो मैं सेट वैलिडेटर्स पे क्लिक करता हूँ, लेकिन ये क्या, ये तो अभी भी इनेबल्ड है, ये डिसेबल क्यों नहीं है जबकि वैलिडेटर्स पे लगा हुआ है। अब यहां पर आता है दिस डॉट फर्स्ट नेम जो भी कंट्रोल है, डॉट अपडेट वैल्यू एंड वैलिडिटी। अब ये डायनेमिकली हमने ऐड किया है, तो ये दोबारा चेक करो कि जो हमने इसमें वैलिडेटर डाला है उसका फंक्शन जो भी है उसको अपडेट करो। अब अपडेट करने से क्या होगा, चेंज डिटेक्शन होगा, चेंज डिटेक्शन होगा तो हमें एरर शो कर देगा। जैसे कि अब मैं लास्ट नेम में जाता हूँ, डाला इधर, और मैं यूज़र नेम में, अभी सबमिट है, सबमिट इनेबल है, राइट,
हम बटन सबमिट कर सकते हैं ऐप। अब इस जगह पर हम आते हैं सेट वैलिडेटर्स, क्लिक किया, देखिए अब क्या दिया, सबमिट बटन गायब हो गया। इसलिए क्योंकि बोल रहा है कि आप फर्स्ट नेम में डालो कुछ ना कुछ डेटा, जैसे डालेंगे ये इनेबल हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपडेट वैल्यू एंड वैलिडिटी कब काम आता है। ये तब आता है जब आप नया कोई चीज़ वैलिडेटर ऐड करते हैं। ओके, तो उसी तरीके से जब आपने सेट वैलिडेटर्स को यूज़ किया है तो उसी का भैया दूसरा क्या है, आप असिंक वैलिडेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब असिंक वैलिडेटर्स यूज़ कर सकते हैं तो आप ऐड वैलिडेटर्स, देखिए ऐड वैलिडेटर्स, ऐड असिंक वैलिडेटर्स, वही सेट और पैच वाला सीन। ऐड मतलब आप नया इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं जो पहले से है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ शुड नॉट कंटेन स्पेस का नहीं है, इसके ऊपर रिक्वायर्ड का है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड वैलिडेटर्स, अभी यहाँ पर में कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र नाम ना करके यहाँ फर्स्ट नेम डालता हूँ, फर्स्ट नेम डाला और मैं इसको कर देता हूँ इनेबल ऐड वैलिडेटर्स इस जगह पर। तो ऐड वैलिडेटर अभी ब्लैंक है, ओके ठीक है। अब मेरा यहाँ ऐड नहीं, हाँ अब इस जगह पे क्या है हमारा सेट वैलिडेटर्स है, तो रिक्वायर्ड का ही काम होगा, स्पेस वाला काम हमारा नहीं करेगा। ओके, जैसे कि अभी मैं जाऊँ तो यहाँ पे लास्ट नेम हमने डाला और ये डाला हुआ है इनेबल सेट वैलिडेटर्स में जाता हूँ तो ये हमारा यहाँ पर डिसेबल्ड हो गया। अब मैं इसके अंदर डेटा डालता हूँ तो इनेबल हो गया, लेकिन स्पेस देता हूँ तो भी काम कर रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड वैलिडेटर्स में जा करके डाल देते हैं ये वाला ऐसे। अब सिंगल भी आप एरे में भी डाल सकते हो, आप सिंगल भी डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे आप इस बार सिंगल में डालता हूँ। इसमें भी सेट वैलिडेटर्स में आप सिंगल भी डाल सकते हो, एरे भी डाल सकते हो, तो मैं इसको सिंगल डालता हूँ। और ये वैलिडिटी को मैं कैंसिल यहाँ हटा करके मैं इसके नीचे डालता हूँ, ताकि दोनों जब ऐड हो जाए तब चेक करो कि इसमें कोई चेन डिटेक्शन में चेक करो कि ये कुछ ऐड तो नहीं हुआ है। तो शुड नॉट कंटेन स्पेस, अब मैं यहाँ पे आया, ये चला, लास्ट नेम गया, ये आ चुका है। अब मैं यहाँ पे सेट वैलिडेटर्स पे क्लिक किया, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, अपना नाम डालता हूँ, इनेबल हो गया। अब लेकिन अब इसमें स्पेस नहीं है, जैसे स्पेस डालेंगे तो एरर खत्म आ गया ना, वो एरर शुड नॉट कंटेन स्पेस वाला। तो ये जो एरर है आप यहाँ पर टच्ड पे था हमारा लिखा हुआ, जबकि हम टच्ड वाला सीन जो है वहाँ पर अब मैं स्पेस डाल रहा हूँ, देखिए एंटर फर्स्ट नेम आ रहा है, रिक्वायर्ड वाला सीन अभी आ रहा है इस जगह पर, जबकि एंटर फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड वाला सीन तो नहीं होना चाहिए इस जगह पर। वो कैसे हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एरर्स को यहाँ पर शो करते हैं फर्स्ट नेम में। तो फर्स्ट नेम में जाके हम यहाँ एरर्स को शो करते हैं, तो कहाँ, इसमें, तो फर्स्ट नेम एरर्स कहाँ गया ये हमारा, यहाँ पर। इसके बाद हम करते हैं फर्स्ट नेम डॉट एरर्स, ठीक है, इसका लिस्ट हम शो कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, क्योंकि वो नल भी हो सकता है, ठीक है, यह आ गया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वायर्ड और शुड नॉट कंटेन स्पेस का दो चीज़ है, अभी नल है, ठीक है, ये डाल दिया डेटा, ये डाल दिया। अब मैं सेट वैलिडेटर्स पे जाता हूँ, अब रिक्वायर्ड ट्रू हो गया इस जगह पर, अब मैं रिक्वायर्ड में ये डाल दिया तो रिक्वायर्ड हट गया। अब मैं स्पेस डालता हूँ, आया, कुछ रिलोड का प्रॉब्लम था उस जगह पर, ठीक है, तो ये एरर आया, लेकिन यहाँ पर एंटर फर्स्ट नेम ही आ रहा है, क्योंकि हमने ये वाला यूज़र जो ये वाला एरर के लिए लिस्ट डाउन किया ही नहीं था, वो मैंने यूज़र नेम में किया था, राइट। अगर आप देखोगे तो ये हमने यूज़र नेम के लिए किया था, यूज़र नेम एरर टच्ड एंड सब का डाला था, तो ये रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। और हमारा एग्जिस्टिंग स्पेस वाला यूज़र नेम एरर, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ से रिक्वायर्ड ना हो और एरर टच्ड, ये कॉपी करके कंट्रोल सी करके और इसको मैं फर्स्ट नेम में डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम का स्पेन के बाद, ठीक है। ये चीज़ टच्ड का सिस्टम अभी मैं हटाता हूँ क्योंकि टच तो हम कर नहीं रहे, क्योंकि मार्क एज टच तो हम अभी लगा नहीं रहे, तो यूज़र नेम एरर हमने डाल दिया इस जगह पर। अब यहाँ पर से जब मैं चेक करूँगा तो आप देखोगे कि ये ख़त्म हो गया, लास्ट नेम में से आया, सेट वैलिडेटर्स कहाँ गया, सेट वैलिडेटर बहुत नीचे चला गया, क्या गया, सेट वैलिडेटर्स
अब जब यहाँ रिक्वायर्ड ट्रू, वैसे भी टच का था तो वो भी आएगा, स्पेस डाला तो आ गया शुड नॉट कंटेन स्पेस। ये इस दोनों में फर्स्ट नेम ही है, ये आना चाहिए। यूज़र नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस यूज़र नेम एरर, यूज़र रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ तो ये तो देना तो चाहिए ना। अरे यार, नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। कंट्रोल डी, वही तो ये भी तो फर्स्ट नेम होना चाहिए, फर्स्ट नेम यहाँ पे होना चाहिए, और ये भी हमारा फर्स्ट नेम डॉट एरर होना चाहिए। यूज़र नेम एरर तो रहेगा क्योंकि वही चीज़ हम पास कर रहे हैं, मतलब यूज़र नेम पे यूज़ किए थे और यूज़ कर रहे हैं हम फर्स्ट नेम पे, तो हमारा उसी तरीके से काम करना चाहिए जो यूज़र नेम के लिए काम कर रहा था। अब रिक्वायर्ड हो गया ट्रू, यहाँ पे हमने डाला ये से नल स्पेस दिया, यूज़र नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस। अब क्योंकि हम एरर कोड ही वहाँ से यूज़र नेम का भेज रहे हैं, तो आप बाद में फर्स्ट नेम का कर लेना। तो अब ये चीज़ें जो है, ये पूरा चीज़ तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि 1 घंटे का वीडियो बन चुका है, तो आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो जगह पर। तो अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू खाली दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने ऐड वैलिडेटर्स किया, सेट वैलिडेटर्स में पहले से था ऐड वैलिडेटर्स मतलब आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। सेट में कम्प्लीटली नया होता है, जैसे सेट वैल्यू और पैच वैल्यू का था, ओके। अपडेट आपको ये देना जरूरी है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। सेम आप जब जब वैलिडिटी डालते हो, वैलिडेटर्स डालते हो, आपको अपडेट वैलिडिटी डालना पड़ेगा। उसी तरह से ऐड असिंक, जैसे सिंक का किया ऐसे असिंक का, रिमूव का था वैसे ही रिमूव कर दो आप रिक्वायर्ड का, यो भी एरे लेता है रिमूव असिंक। हैज़ वैलिडेटर और हैज़ असिंक वैलिडेटर, भैया वही ट्रू और फॉल्स वाली बात है, ठीक है। और जब क्लियर वैलिडेटर्स कर देते हो इस जगह पर जितना भी वैलिडेटर्स है, तो यूज़र नेम ना करके हम फॉर्म ग्रुप कर दे, अच्छा सॉरी कंट्रोल्स में जाएगा ना, तो मैं यहाँ अगर यूज़र नेम का वैलिडेटर हटा देता हूँ या फर्स्ट नेम का ही हटा देता हूँ, लीजिए क्लियर वैलिडेटर्स हटा देता हूँ और अपडेट, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको मैं नीचे एक बार कॉल करके रख देता हूँ, ये ज़रूरी है आपको अपडेट वैल्यू, क्योंकि जब हटेगा वैलिडेटर तो पता कैसे चलेगा। तो फर्स्ट नेम का वैलिडेटर लास्ट में हटा दूंगा तो ये सारा वैलिडेटर हट जाएगा और आपका ये नॉर्मल मतलब बिना किसी, क्योंकि ये पहले लगाएगा और फिर इसको हटाएगा। अगर फर्स्ट नेम में जाके देखें तो हमारा रिक्वायर्ड है क्या, फर्स्ट नेम में रिक्वायर्ड नहीं है, चलिए इसको रिक्वायर्ड कर ही देते हैं, ब्लैंक करके इसको मैं यहाँ से रिक्वायर्ड कर देता हूँ, और इसके नीचे का जितना भी था वो मैं हटा देता हूँ अभी, क्योंकि मैंने बता दिया है पहले से ही, ठीक है। इसको करता हूँ सेव, क्लियर वैलिडेटर्स। अब मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड है, इस जगह पे देखेंगे तो रिक्वायर्ड आ जाएगा, आ जा भाई, देखिए रिक्वायर्ड आ गया। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ये क्लिक करके लास्ट नेम में डालता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, रिक्वायर्ड तो है लास्ट नेम कुमार, ये डाल दिया। अब ये रिक्वायर्ड था, अभी इनेबल नहीं हुआ, तो क्लियर वैलिडेटर्स में जाता हूँ, कहाँ गया क्लियर वैलिडेटर्स, असिंक तो नहीं, क्लियर वैलिडेटर्स पे क्लिक करता हूँ, देखिए इनेबल हो गया, इसका वैलिडेशन हट गया। थक गया यार। उसी तरह अपडेट क्लियर असिंक वैलिडेटर्स, तो अगर सिंक का कर दिया तो वही असिंक का है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्यों बताना चाह रहा हूँ, और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, ये सारा मैंने बताया। 1 घंटे का वीडियो, मेरे लाइफ का पहला इतना लंबा वीडियो है। तो प्लीज़ बने रहिए UIDHTML के साथ, और हाँ जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि हमें भी तो पता चले कि मुझे किस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि कुछ और आए भी हैं जो कि बोल रहे हैं कि लाइफ साइकिल हुक्स पे बनाया जाए, NGRX को लेकर के है, टाइप कास्टिंग को लेकर के है, बहुत आ रहे हैं, टाइम है, जैसे जैसे मिलता जा रहा है मैं बनाता जा रहा हूँ, बस आप लोग का साथ चाहिए। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश मिजाज रहिए, और यूं ही पढ़ते रहिए और बड़े रहिए UIDHTML। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।